आज हम द हिंदू अखबार के यानी 5 नवंबर वाले एडिशन से कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। इन लेखों में काफी दिलचस्प मुद्दे उठाए गए हैं, शासन से लेकर तकनीक तक। हाँ, तो आज हमने सोचा कि 4 खास विषयों पर थोड़ी गहराई से चर्चा की जाए। पहला, तमिलनाडु में डीजीपी की नियुक्ति पर जो कुछ चल रहा है। दूसरा, ब्रिक्स देश कैसे वैश्विक पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट को चुनौती दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं। जी। तीसरा, पोक्सो एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कुछ चिंताएं सामने आई हैं, उस पर बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। और आखिर में भारतीय सैटेलाइट्स की जो नई क्षमताएं विकसित हो रही हैं, जिन्हें सुविधाओं से भरपूर कहा जा रहा है, उनका क्या मतलब है। अच्छा। तो कोशिश यही है कि इन स्रोतों से मेन पॉइंट्स निकालें और समझें कि इनके पीछे क्या चल रहा है। और शायद ये भी देखें कि ये अलग अलग मसले कहीं ना कहीं मतलब जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं उनमें हो रहे बदलावों से कैसे जुड़ते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट। चलिए तमिलनाडु डीजीपी वाले मामले से ही शुरू करते हैं। ये आखिर क्या मसला है और इतना उलझ क्यों गया है। देखिए, ये मामला असल में पुलिस सुधारों से जुड़ा है, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाले फैसले से। वो तो काफी चर्चित रहा था। जी। उस फैसले में कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए थे। मतलब मोटा मोटा ये कि राज्य सरकार रिटायर हो रहे डीजीपी से 3 महीने पहले योग्य आईपीएस अफसरों की लिस्ट यूपीएससी को भेजेगी। ओके। फिर यूपीएससी उसमें से 3 सबसे सीनियर और योग्य अफसरों का एक पैनल बनाएगा और राज्य को उसी पैनल से चुनना होगा। और कार्यकाल भी तय किया था शायद। हाँ बिल्कुल, कम से कम 2 साल का कार्यकाल, भले ही रिटायरमेंट डेट बीच में आ जाए। इसका मकसद था कि राजनीतिक दखल कम हो और डीजीपी स्थिरता से काम कर सके। तो फिर तमिलनाडु में क्या हुआ, इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। अगस्त 2025 में डीजीपी शंकर जवाल रिटायर हुए। सरकार ने 9 अफसरों की लिस्ट भेजी भी, लेकिन जब यूपीएससी ने पैनल चुनकर भेजा तो राज्य ने स्थायी डीजीपी नियुक्त करने के बजाय 31 अगस्त को जी वेंकटरमन को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया। कार्यवाहक डीजीपी, ये तो बिल्कुल प्रकाश सिंह गाइडलाइंस के खिलाफ लगता है। उनका तो मकसद ही स्थिरता लाना था। सही कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया। सीजेआई बीआर गवाई के बेंच ने 8 सितंबर को राज्य सरकार से पूछा भी कि भाई आपने ये कार्यवाहक क्यों नियुक्त किया, और यूपीएससी को कहा कि जल्दी से अपनी सिफारिशें दें। फिर यूपीएससी ने सिफारिशें दी। हाँ, यूपीएससी ने 3 नाम, सीमा अग्रवाल, राजीव कुमार और संदीप राय राठौर का पैनल भेजा। लेकिन तब तमिलनाडु सरकार ने उन नामों पर ही आपत्ति जता दी, कहा कि ये नियमों के खिलाफ है। अरे, तो अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है कि यूपीएससी अपने पैनल पर अड़ा हुआ है। मीडिया इसे यथास्थिति बनाए रखना कह रहा है, मतलब वो राज्य की आपत्तियों को नहीं मान रहे। तो ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट का मामला नहीं रहा, इसमें तो केंद्र राज्य के बीच तनाव भी साफ दिख रहा है, और वो भी तब जब 2026 में चुनाव है वहाँ। निश्चित रूप से इसके कई पहलू हैं। एक तो प्रकाश सिंह फैसले का उल्लंघन, दूसरा केंद्र और राज्य के बीच का ये टकराव, तीसरा चुनावी साल में डीजीपी का पद वैसे ही कानून व्यवस्था के लिए बहुत अहम होता है। हाँ, राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाता है। बिल्कुल। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी खतरा है, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही कार्यवाहक नियुक्ति पर सवाल उठा चुका है। यूपीएससी इसलिए भी अड़ा है क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने तो नियम और कोर्ट के निर्देश माने हैं। तो अब आगे देखना होगा कि तमिलनाडु सरकार क्या करती है, क्या पैनल से किसी को चुनती है या ये मामला और खिंचेगा। जी। और ये भी कि अगर कोई चुना जाता है तो क्या उसे पूरा 2 साल का कार्यकाल मिलता है, और इस बीच जो कार्यवाहक डीजीपी फैसले ले रहे हैं उनका क्या होगा। ये राज्य के शासन के लिए ठीक नहीं है। सही बात है। चलिए अब एक और स्थापित व्यवस्था पर आते हैं जहां कुछ हलचल दिख रही है। वैश्विक वित्त, ब्रिक्स देश और स्विफ्ट प्रणाली। पहले थोड़ा यह समझाएं कि स्विफ्ट है क्या चीज। स्विफ्ट मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये असल में कोई बैंक नहीं है, पैसा ट्रांसफर नहीं करता। ये एक तरह का सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क है बैंकों के लिए। अच्छा, जैसे बैंकों का अपना व्हाट्सएप। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, पर बहुत ज्यादा सुरक्षित और स्टैंडर्डाइज्ड। जब एक देश के बैंक को दूसरे देश के बैंक को पेमेंट का ऑर्डर भेजना होता है तो वो जानकारी स्विफ्ट के जरिए जाती है।
दुनिया भर के हजारों बैंक इससे जुड़े हैं, इसीलिए सीमा पार व्यापार के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसकी अहमियत इतनी है कि इसे हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये इतना सेंट्रल है, तो किसी देश को इससे काट देना मतलब उसे एक तरह से वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग थलग कर देना। इससे उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लेन देन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और यहीं पर ब्रिक्स देशों की भूमिका आती है। वो इसका विकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ, इसकी मुख्य वजह है पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के दबदबे वाली वित्तीय व्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम करना। रूस जैसे देशों को जब स्विफ्ट से बाहर किया गया या धमकी मिली तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत और ज्यादा महसूस हुई। तो वो डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और अपनी करेंसी में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ब्रिक्स देश काफी समय से ये बात कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें अपने नियंत्रण वाले एक पेमेंट या मैसेजिंग सिस्टम की जरूरत होगी जो स्विफ्ट जैसा काम कर सके। तो क्या उन्होंने ऐसा कोई सिस्टम बना लिया है या ये सब अभी हवा में है? देखिए, स्रोतों के हिसाब से अभी तक कोई अलग से ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम औपचारिक रूप से लॉन्च नहीं हुआ है। रूस के राष्ट्रपति ने भी हाल में कहा कि मौजूदा जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ हद तक काम चला रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री का भी बयान है कि मकसद स्विफ्ट को बदलना नहीं बल्कि स्थानीय मुद्रा में व्यापार को मजबूत करना है। लेकिन क्या एक्सपर्ट्स इसे हल्के में ले रहे हैं? ब्रिक्स का साइज तो बहुत बड़ा है। दुनिया की करीब 45% आबादी, 36% से ज्यादा जीडीपी। नहीं, हल्के में तो नहीं ले रहे। कई विश्लेषकों का मानना है कि भले ही अभी कोई फॉर्मल सिस्टम ना हो, पर जिसे ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव कहा जा रहा है, वो धीरे धीरे स्विफ्ट के लिए एक सीरियस चैलेंज बन सकता है। कैसे? ये दो तरीकों से हो सकता है। एक, सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में होने वाले व्यापार का हिस्सा बढ़ाकर, और दूसरा, सदस्य देशों के जो अपने राष्ट्रीय भुगतान सिस्टम है, जैसे भारत का यूपीआई, उन्हें आपस में जोड़कर, मतलब इंटरऑपरेबल बनाकर। ब्रिक्स के घोषणा पत्रों में भी ऐसी बातें कही गई हैं। तो अगर ये आगे बढ़ता है तो इसके मायने क्या होंगे? क्या दुनिया का फाइनेंशियल लैंडस्केप बदल सकता है? में ट्रेड बढ़ने से लागत कम हो सकती है। तीसरा, ये ग्लोबल फाइनेंस में थोड़ी विविधता लाएगा। स्विफ्ट का जो एकाधिकार है वो कम होगा। और चौथा, ये उन देशों के लिए एक रास्ता खोल सकता है जो मौजूदा सिस्टम में खुद को थोड़ा साइडलाइन महसूस करते हैं। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। स्विफ्ट जैसा नेटवर्क खड़ा करना कोई आसान काम तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, तकनीकी रूप से ये बहुत मुश्किल है। सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ग्लोबल रीच, फिर सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और नियमों का तालमेल बनाना भी बड़ी चुनौती है। और एक बात और, मैसेजिंग सिस्टम बदल भी जाए तो करेंसी तो वही रहती है। डॉलर का दबदबा अभी भी है। स्विफ्ट को नेटवर्क इफेक्ट का भी फायदा है। जितने ज्यादा लोग यूज करते हैं उतना वो मजबूत होता है। तो भारत जैसे देश के लिए इसका क्या मतलब है फिलहाल? भारत के लिए एक वैकल्पिक सिस्टम का उभरना भविष्य में ज्यादा बार्गेनिंग पावर दे सकता है। डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है। लोकल करेंसी ट्रेड सस्ता हो सकता है। पर अभी ये देखना होगा कि ये पहल कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। क्या कोई वाकई में ब्रिक्स मैसेजिंग नेटवर्क बनता है? लोकल करेंसी ट्रेड कितना बढ़ता है? और स्विफ्ट कैसे रिएक्ट करता है? तो हमने देखा कि कैसे प्रशासनिक और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में बदलाव की आहट है। अब एक और प्रणाली पर आते हैं, देश के भीतर की कानूनी प्रणाली, और उसमें पॉक्सो एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ चिंता जताई है। जी, पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बना एक बहुत ही जरूरी और सख्त कानून है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग, मिसयूज पर चिंता जाहिर की है। किस तरह का दुरुपयोग? खास तौर पर दो तरह के मामलों में। पहला, जहां पति पत्नी के बीच झगड़े में, मतलब वैवाहिक कलह में, इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। और दूसरा, जो ज्यादा जटिल है, वो है किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों के मामले। हाँ, ये दूसरा वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पॉक्सो तो कहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति मायने नहीं रखती, वो अपराधी है। तो फिर कोर्ट सहमति वाले किशोर रिश्तों पर चिंता क्यों कर रहा है? बिल्कुल, यहीं पर कानून की मंशा और उसके जमीनी असर में एक तरह का तनाव दिखता है। कानून बनाते समय इरादा था बच्चों को शोषण से, खासकर बड़े लोगों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाना। सही। लेकिन कई ऐसे मामले आ रहे हैं जहां दो किशोर, मान लीजिए 16-17 साल के, आपसी सहमति से रिश्ते में है, पर किसी वजह से अक्सर लड़की के घर वाले लड़के के खिलाफ पॉक्सो में शिकायत कर देते हैं।
और क्योंकि कानून में सहमति की उम्र 18 है तो वो टेक्निकली अपराध बन जाता है, जिसके लिए बहुत सख्त सजा है। तो कोर्ट का कहना है कि ये कानून का असल मकसद नहीं था। जी, जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि पीओसीएसओ का दुरुपयोग हो रहा है और किशोरों के बीच जो वास्तविक रोमांटिक रिश्ते हैं उन्हें अपने आप में अपराध नहीं मान लेना चाहिए। कोर्ट ने मई 2025 में एक मामले में ये भी कहा कि अगर तथ्यों से लग रहा है कि कानूनी प्रक्रिया से पीड़ित को ही और नुकसान हो रहा है तो वो पीओसीएसओ के तहत जो 20 साल की अनिवार्य सजा है उसे लागू करने के लिए खुद को बाध्य महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि कानून का इरादा सहमति वाले किशोर प्रेम को अपराधी बनाना कभी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि पीओसीएसओ वैवाहिक झगड़ों या किशोर प्रेम के लिए नहीं है। तो इसके क्या मायने हैं? क्या कानून बदलने की जरूरत है? इस पर बहस तो चल रही है। दबाव बन रहा है कि शायद कुछ स्पष्टता लाई जाए, खासकर सहमति वाले किशोर संबंधों को लेकर। हालांकि केंद्र सरकार ने सहमति की उम्र 18 से घटाकर 16 करने का विरोध किया है। तो फिलहाल ये अदालतों पर है कि वो कैसे संतुलन साधें। बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है और सामान्य किशोर व्यवहार को अपराधी बनाना भी ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात पर जोर दिया, लड़कों और पुरुषों को इस कानून के बारे में और इसके संभावित दुरुपयोग के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। हाँ, ये भी जरूरी है। तो आगे इस पर नजर रखनी होगी कि क्या विधायिका कुछ करती हैं, निचली अदालतें कैसे डील करती हैं और क्या जागरूकता अभियान चलते हैं या नहीं। ये वाकई एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा कानून भी जमीनी हकीकत और सामाजिक बदलावों के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती का सामना करता है। और बदलाव और नई क्षमताओं की बात करें तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्रोत कह रहे हैं कि भारत के उपग्रह अब सुविधाओं से भरपूर हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? पहले नहीं थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे। मतलब ये है कि अब जो सैटेलाइट्स जा रहे हैं उनमें बहुत एडवांस्ड और विविध तरह की क्षमताएं हैं। हम सिर्फ सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने से आगे बढ़ के बहुत स्पेसिफिक और पावरफुल काम करने वाले सैटेलाइट्स बना रहे हैं और इसमें इसरो के साथ साथ अब प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, स्रोत 2 अच्छे उदाहरण देते हैं। एक तो इसरो का EOS-09 सैटेलाइट। ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका मतलब ये हर मौसम में देख सकता है, बादलों के पार भी और रात में भी। ये निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी बात है। वाह। और दूसरा उदाहरण है एक प्राइवेट इंडियन स्टार्टअप पिक्सेल का। इन्होंने हाल ही में 3 हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। हाइपरस्पेक्ट्रल, ये क्या होता है? नॉर्मल कैमरा से अलग? को सैकड़ों बहुत पतले पतले वेवलेंथ बैंड्स में देखता है। इससे हमें जमीन पर मौजूद चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल मिलती है। एक तरह से उनका केमिकल सिग्नेचर पता चल जाता है। अच्छा, तो इसके क्या फायदे हैं? बहुत सारे, जैसे खेती में ये बता सकता है कि फसल कितनी स्वस्थ है, कहाँ बीमारी लग रही है। खनन में ये जमीन के नीचे छिपे खनिज पहचानने में मदद कर सकता है। पर्यावरण की निगरानी, जैसे तेल रिसाव का पता लगाना। यहाँ तक कि डिफेंस इंटेलिजेंस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। कमाल है। तो ये जो नई सुविधाएं हैं, रेडार विजन, हाइपरस्पेक्ट्रल, ये भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये भारत की निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देती हैं। अपनी सीमाओं की, समुद्री इलाकों की, आपदाओं की, हमें विदेशी सैटेलाइट डेटा पर कम निर्भर रहना पड़ता है। और व्यापारिक रूप से कंपनियां अब ये डेटा दुनिया भर के ग्राहकों को बेच रही हैं। कृषि तकनीक, माइनिंग, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, इन सब में नए अवसर खुल रहे हैं और ये भारत की तकनीकी क्षमता को भी दिखाता है। और प्राइवेट सेक्टर का आना भी तो एक बड़ा बदलाव है। हाँ, बिल्कुल। सरकार ने जो अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला है इन स्पेस वगैरह के जरिए, उससे काफी इनोवेशन और तेजी आ रही है। पिक्सेल के करीब 65 ग्राहक हैं। ये दिखाता है कि मार्केट है। तो आगे क्या उम्मीद करें इस सेक्टर से? क्या और ज्यादा ऐसे एडवांस सैटेलाइट्स आएंगे? पूरी उम्मीद है। हमें देखना होगा कि अगली पीढ़ी के मिशन क्या लाते हैं। शायद छोटे सैटेलाइट्स के झुंड, कॉन्स्टलेशंस, रियल टाइम डेटा, नई सेंसर टेक्नोलॉजी। ये भी देखना होगा कि ये डेटा जमीन पर कैसे इस्तेमाल होता है, खेती में, शहरों की प्लानिंग में, डिफेंस में, और भारतीय कंपनियां ग्लोबल मार्केट में कितना कंपटीशन दे पाती हैं। तो आज हमने तमिलनाडु डीजीपी के प्रशासनिक दांवपेच से लेकर ब्रिक्स और स्विफ्ट की वैश्विक खींचतान
POSO कानून की सामाजिक उलझनें और भारतीय सैटेलाइट्स की ऊंची उड़ान तक कई अलग अलग लेकिन अहम मुद्दों को छुआ। जी, और इन सब में एक बात कॉमन सी दिखती है कि कैसे जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कानूनी हो, वित्तीय हो या तकनीकी, वो लगातार नई हकीकतों और चुनौतियों का सामना कर रही हैं और बदल रही हैं। बिल्कुल सही कहा। और शायद यही आज के श्रोताओं के लिए एक सोचने की बात है। जब हम ये खबरें पढ़ते या सुनते हैं तो क्या हम सिर्फ उस एक घटना को देखते हैं या उसके पीछे चल रहे बदलाव के बड़े ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं? कैसे पुरानी चीजें दबाव में हैं, नई चीजें उभर रही हैं। और भविष्य में इनका संतुलन कहाँ बनेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये समझने की कोशिश करना कि ये बदलाव हमें कैसे प्रभावित करेंगे, यही शायद इस तरह की चर्चा का मकसद है। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।